Hello everyone, so welcome you all on the YouTube channel of Success Tree Himachal. I am Naina and today's topic of discussion would be on why do we fall ill. तो आज हम इसके बारे में प्रॉपरली डिस्कस करने वाले हैं ताकि जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंफॉर्मेशन है वो आप तक पहुंच सके। ओके, तो सबसे पहले तो आपको हेल्थ का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि हेल्थ होती क्या है, मतलब हेल्दी इंसान हम किसको बोलेंगे, दैट यू आर फिट और नॉट, वो कैसे जजमेंट की जाती है। तो आज की डेट में अगर मैं बात करूं WHO की, WHO की मैं बात करूं तो उन्होंने कुछ पैरामीटर्स दिए हैं जिससे पता चलता है कि ये जो इंसान है, ये जो व्यक्ति है, वो एक हेल्दी व्यक्ति है या नहीं है। ओके, तो देखो डेफिनेशन के अनुसार क्या बोलते हैं, डिफाइन करते हैं हेल्थ को। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट ओनली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फिनिटी। मतलब कि हेल्दी इंसान उसी को बोला जाएगा जो फिजिकली भी फिट हो और मेंटली भी फिट हो। ये नहीं कि अगर आपको कोई डिजीज़ नहीं है और आप मेंटली परेशान हैं तो आप हेल्दी उसमें लिस्ट में आएंगे, नहीं। हेल्दी व्यक्ति उसी को बोला जाएगा जो कि मेंटली भी फिट हो और फिजिकली भी फिट हो। ओके, तो ये बेसिक से डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद देखो बेसिक कंडीशंस फॉर गुड हेल्थ। अब गुड हेल्थ के लिए कुछ बेसिक कंडीशंस होती हैं, जैसे कि पहला है आपका बैलेंस्ड डाइट, मतलब जो भी आप डेली कंज्यूम कर रहे हो फूड, क्योंकि आपको काम करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है और वो एनर्जी कैसे आएगी, फूड के थ्रू ही आएगी। तो जो भी आप डाइट कंज्यूम कर रहे हो वो बैलेंस्ड होनी चाहिए, मतलब उसमें प्रॉपर फाइबर होना चाहिए, कार्ब्स भी होने चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए और मिनरल्स, विटामिन्स सब कुछ होना चाहिए और उसकी प्रॉपर कंसंट्रेशन रहनी चाहिए। ओके, ताकि आपकी जो हेल्थ है वो प्रॉपर रह सके। ओके, और आपने एक और चीज़ यहाँ पे देखी होगी कि ये सब तो मेंशन है कि ये सब आपकी डाइट में होना ही चाहिए। अगर इनमें से किसी की डेफिशिएंसी हो जाए, कमी हो जाए, तो आपको डिजीजेस होने के चांसेस रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अनीमिया। अनीमिया किसके कारण होता है? ड्यू टू लैक ऑफ आयरन मिनरल। आयरन की कमी से क्या होता है? अनीमिया होता है। और अगर मैं इंडिया की बात करूं तो यहाँ पे मैक्सिमम अडोलेसेंट गर्ल्स और वुमेन में ये अनीमिया दिखाई देता है, बहुत ही ज़्यादा आयरन की कमी है। तो आपने देखा होगा काफ़ी रिपोर्ट्स आती हैं, डेटा आता है, उसमें मेंशन होता है कि आयरन की कमी से अनीमिया बहुत सारी महिलाओं में देखने को मिलता है। लगभग अगर मैं एक डेटा देखूं तो लगभग 60% अडोलेसेंट गर्ल्स में अनीमिया देखा गया है। ओके, जैसे काफ़ी चर्चा में रहती है ये रिपोर्ट NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। ओके, तो इसकी जितनी भी रिसेंट फाइंडिंग्स होती हैं, रिसेंट डेटा होता है, आप इसमें प्रॉपर डेटा देख सकते हो कि कौन सा डिजीज़ जो है वो अभी काफ़ी न्यूज़ में है और कितने लोग, कितनी पॉपुलेशन इससे अफेक्टेड है। ओके, स्पेशली इंडियन हाउस। ओके, तो एक टर्म आती है आपकी पैथोजेंस। कितने टाइप के पैथोजेंस होते हैं? ऑफ कोर्स बहुत टाइप्स के होते हैं। और होता क्या है पैथोजेंस? डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जब भी आपकी हेल्थ डिटीरिएट होती है तो वो किसी बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकती है, वायरस की वजह से भी हो सकती है और प्रोटोजोआ की वजह से भी होती है। और कुछ होते हैं आपके पैथोजेंस जो डिजीज कॉज करते हैं, मतलब डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ओके, जो अभी आप आगे एग्जांपल देखोगे तो आप उसमें फिगर आउट कर सकते हो कि ये मैं किसकी बात कर रही हूँ। ओके, तो देखो पर्सनल हाइजीन इज़ द बेसिक नीड एंड इट इज़ द बेसिक चीज़ जिसको सभी को फॉलो करना चाहिए। और इसमें क्या क्या क्राइटेरियाज हैं देखो, वन शुड हैव ऑलवेज टेक केयर ऑफ पर्सनल हाइजीन टू स्टे हेल्दी। ओके, ऑफ कोर्स अगर आप डेली से रूटीन देखो अपनी, तो ऑब्वियसली पहले आप ब्रश वगैरह करोगे, दांतों को क्लीन करोगे ताकि आपको कोई आपके दांतों में इन्फेक्शन वगैरह ना हो, राइट। उसके बाद क्लीन सराउंडिंग हो, क्लीन एयर हो, सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग क्लीन एयर। और क्लीन एयर से आप एसोसिएट कर सकते हो, मैं बात कर रही हूँ AQI इंडेक्स की। ओके, एयर क्वालिटी इंडेक्स की, वो भी प्रॉपर होना चाहिए, जो कि आज की डेट में अगर मैं बात करूँ इंडिया की तो दिल्ली का तो बहुत ही सिवियर पॉल्यूटेड एयर है। ओके, आप जहाँ जहाँ से हो, जैसे हम हिमाचल से हैं, आप हिमाचल से हो तो मोस्टली आपने देखा होगा जो AQI है, एयर क्वालिटी इंडेक्स है, वो 100 के नीचे ही रहता है। तो क्योंकि वहाँ की जो एयर है वो क्लीन है और प्रॉपर है। ओके, इसके अलावा एक्सरसाइज एंड रिलैक्सेशन, जैसे कि आपने पढ़ा था कि WHO के अनुसार
हेल्दी इंसान वही है जो फिजिकली भी फिट हो और मेंटली भी फिट हो। फिजिकली तभी फिट होगा जब आप थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी कर रहे हो। ओके, यहाँ पे लिखा है एक्सरसाइज एंड रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन आप किससे वो कर सकते हो एसोसिएट, कि फिजिकली भी फिट है और मेंटली भी फिट है। मेंटली अगर आप तभी फिट रहोगे जब आप रिलैक्स्ड माइंड में रहोगे, काम, कंपोज्ड और नेचर के कांटेक्ट में रहोगे, तो चांसेस रहते हैं कि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हो। ओके, ठीक है, तो इसमें ये आप आ गया। अब एक टर्म आती है डिजीज़, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं रोग, राइट। तो डिजीज़ क्या है? इट इज़ एन एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ द बॉडी विच डज नॉट लेट द बॉडी फंक्शन प्रॉपरली। अगर कोई डिजीज़ हो जाता है तो आपकी जो बॉडी है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाती है। ओके, ड्यू टू दिस। अब हम देखेंगे सोर्सेज ऑफ डिजीजेस, क्योंकि कुछ इंटरनल सोर्सेज हैं, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स, मेनली एक कुछ इंटरनल फैक्टर्स हैं और कुछ क्या है आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स। देखो, इंटरनल फैक्टर्स की अगर मैं बात करूं, विच एग्जिस्ट विद इन द ह्यूमन बॉडी, जो ऑलरेडी आपकी ह्यूमन बॉडी में एग्जिस्टेड है। जैसे कि इसके एग्जाम्पल देखोगे आप, कार्डियक फेलियर, किडनी फेलियर और कैटरेक्ट। तो मतलब इंटरनल फैक्टर, आपकी जो बॉडी है उसके इनसाइड, बॉडी के अंदर ही कुछ फंक्शंस आपके प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं। ओके, तो ये उसकी बात हो रही है। जैसे अगर आपका हार्ट प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है तो आपको क्या देखने को मिल सकता है? हार्ट अटैक देखने को मिल सकता है, कार्डियक अरेस्ट में देखने को मिल सकता है। ओके, कैटरैक्ट, यहाँ पे ये आई डिजीज़ होता है, जहाँ पे आपका जो आई है कैसी हो जाती है? क्लाउडी हो जाती है। ओके, जिसको मोतियाबिंद बोलते हैं हिंदी में। किडनी फेलियर्स, ओके, तो ये किससे एसोसिएटेड है? आपके इंटरनल फैक्टर से। अब आते हैं कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स जिनकी हम बात भी करेंगे। द फैक्टर्स विच एग्जिस्ट आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी आर कॉल्ड एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक वायरस। ओके, जैसे वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, इनकी वजह से आपको डिजीजेस हो सकते हैं। ओके, इसके अलावा मैं आपको बात करूं इस टेबल की, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है। क्यों? क्योंकि इसमें आप देखोगे ये टर्म्स में से क्वेश्चन आपके बनते हैं, कई बार स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो इंपॉर्टेंट ये इसलिए हो जाता है। डिजीजेस जो होते हैं दो कैटेगरी के होते हैं, एक होते हैं आपके कोग्निशियल, जिसको हम इनहेरिटेड बोलते हैं, और एक होते हैं एक्वायर्ड डिजीजेस। जैसे कोविड-19 के टाइम आपने दो टाइप की इम्यूनिटीज़ के बारे में पढ़ा था, एक थी आपकी इनेट इम्यूनिटी और एक थी आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ओके, एक थी आपकी इनेट इम्यूनिटी और एक थी आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ओके, ये मैं इसलिए एम्फसाइज कर रही हूँ क्योंकि इसका डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ओके, इनेट इम्यूनिटी यानी कि वो पहले से ही आपकी बॉडी में मौजूद थी। दूसरी टाइप की इम्यूनिटी होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो आपने बाहर से थ्रू वैक्सीनेशन या थ्रू टैबलेट्स अचीव करी है। ओके, तो ये डिफरेंस है, बहुत ही थिन लाइन का डिफरेंस है, आइडिया होना चाहिए। वैसे ही इसकी डिजीजेस की भी कैटेगरी है, एक में लिखा है कॉग्निशियल डिजीजेस, एक में है एक्वायर्ड डिजीजेस। कॉग्निशियल यानी कि इनहेरिटेड डिजीजेस जो प्रेजेंट थे आपके सिंस बर्थ, जब से आपका जन्म हुआ है ये तब से हैं आपके उसमें। ओके, ये मे बी जेनेटिक हो, मतलब आपके पेरेंट्स को हो या उनके जो आपके ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर हो, उनमें वो डिजीज़ था, वो आपको भी आ गया है। ओके, जनरेशन के हिसाब से। और एक होते हैं आपके एक्वायर्ड डिजीजेस जो आफ्टर बर्थ आप में डेवलप हुए हैं। ओके, तो दिस इज द डिफरेंस। और जो एक्वायर्ड डिजीजेस होते हैं ये दो कैटेगरी के होते हैं, एक होते हैं आपके कम्युनिकेबल डिजीजेस, एक होते हैं आपके नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। कम्युनिकेबल यानी कि बातचीत करते टाइम थ्रू एयरबोर्न पार्टिकल्स वो बैक्टीरिया वायरस आपके अंदर भी आ जाएं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे टीबी। ओके, टीबी का जो बैक्टीरिया होता है ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरियम, सबको पता होगा। तो इसमें क्या होता है, अगर कोई इफेक्टेड पर्सन है जिसको पहले से ही टीबी हुआ है, वो आपसे बात करे तो उसके वो जर्म्स बैक्टीरिया आपके अंदर भी आ सकते हैं और आपको भी टीबी हो सकता है। ओके, कोविड-19 के टाइम भी ऐसा ही था। मास्क क्यों लगाते थे? ताकि एक दूसरे तक वो फैले नहीं, राइट। और एक होते हैं आपके नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस मतलब बातचीत करोगे तब नहीं फैलेंगे, ऐसे नहीं फैलते, इसकी कैटेगरी होती है। ओके, जैसे मान लो आपको डायबिटीज़ है, आपको नहीं, चलो किसी एक्स पर्सन को डायबिटीज़ है, तो अगर आप उसके साथ बैठोगे, बातचीत करोगे, खाना खाओगे, कुछ करोगे, तो आपको डायबिटीज़ नहीं हो सकती। ओके, तो वो किस कैटेगरी में आएगी? नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस में। ओके, अब एक टाइप आती है आपकी डीजेनरेटिव डिजीजेस, यानी कि
कॉज्ड ड्यू टू माल फंक्शनिंग ऑफ वाइटल बॉडी ऑर्गन। आपका कोई बहुत ही बॉडी का ऑर्गन था, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करता था, अब वो प्रॉपर फंक्शन नहीं प्ले कर रहा है, तो ऐसे डिजीजेस को हम बोलेंगे डीजेनरेटिव डिजीजेस। एक होते हैं आपके डेफिशिएंसी डिजीजेस। डेफिशिएंसी मतलब विटामिन ए की कमी से जो डेफिशिएंसी हो सकती है बॉडी में, बी की कमी से, ओके, तो वो इस कैटेगरी में आएंगे, ओके। इसके अलावा आपने एक टर्म सुनी होगी एलर्जीज, ओके। एलर्जी आपने देखा होगा, कुछ लोग मशरूम नहीं खाते हैं, कुछ लोग कुछ स्पेसिफिक चीज़ नहीं खाते हैं, कंज्यूम नहीं करते हैं, बोलते हैं ना कि हमें एलर्जी है इस चीज़ से, तो यही है वो टर्म एलर्जी। तो ये होता है कॉज ड्यू टू हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ द बॉडी टू सर्टेन फॉरेन सब्सटेंसेस, मतलब कुछ फॉरेन सब्सटेंसेस के कंज्यूम करने से हमारी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करती, उस पर्टिकुलर चीज़ को वो एक्सेप्ट नहीं करती और हमारी बॉडी उसका रिएक्शन देती है, ओके। एलर्जी में क्या हो जाता है, आपको रैशेज हो जाएंगे, कुछ हो जाएगा, ओके, तो वो यही चीज़ है। इसके अलावा कैंसर का तो आपको पता है, जो टिश्यू की अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो जाती है, सेल जो होता है ना आपका, उसमें अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होने शुरू हो जाती है, तो वही कैंसर सेल्स होते हैं, ओके। इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा कैटेगरी है डिजीजेस की, एन नंबर ऑफ डिजीजेस हैं आज की डेट में, तो ओके, ये चार्ट आपको याद होना चाहिए प्रॉपरली। इसके अलावा एक और टर्म्स इन्फेक्शियस, जिसको हम कम्युनिकेबल डिजीजेस बोलते हैं, और एक होते हैं नॉन इन्फेक्शियल डिजीजेस, ओके, संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग, ओके। देखो ये भी कोज्ड बाय पैथोजेंस, जैसे कि बैक्टीरिया से हो सकते हैं, वायरस, फंजाई, पैरासाइट से, और ये ऐसे होते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस जो कि कोज्ड बाय फैक्टर्स अदर देन पैथोजेंस। पैथोजेंस के अलावा जब हमें किसी और चीज़ से डिजीज हो जाए, उसको हम किस कैटेगरी में फॉलो करते हैं, नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस की कैटेगरी में, ओके। इसके सोर्सेज क्या रहते हैं, मोस्टली एक्सटर्नल, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई बाहर से ही आएंगे ना, तभी आपकी बॉडी को इम्पैक्ट करेंगे। ये इनका फैक्टर रहता है इंटरनल, कोई भी आपका बॉडी फंक्शन प्रॉपर नहीं हो रहा है तो वो कुछ इंटरनल मॉल फंक्शन है, तभी नहीं कर रहा है, ओके। अब देखो इनके आपको वो पता होना चाहिए, ट्रांसमिट कैसे होते हैं, मतलब फैलते कैसे हैं ये हवा से भी फैलते हैं, पानी से भी, थ्रू वेक्टर्स से भी, ओके, डायरेक्ट कांटेक्ट से भी, जो आपके इन्फेक्शियस डिजीजेस होते हैं। ये देखो ऐसे नहीं फैल सकते, ये जो असंक्रामक रोग होते हैं ये ऐसे नहीं फैल सकते, ओके। अब इसके एग्जांपल देखो, कोल्ड, कॉलरा, ट्यूबरक्लोसिस, निमोनिया, आपका मलेरिया, ये किस कैटेगरी में आते हैं, आपके कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस डिजीजेस की कैटेगरी में। इस कैटेगरी में आपके डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, गॉइटर, कैंसर, हार्ट डिजीजेस। तो ये आपको बेसिक्स आइडिया होना चाहिए इन टर्म्स के बारे में, पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि अब मैंने ये आपको पहले ही बता दिया था कॉग्निशियल डिजीजेस और एक्वायर्ड डिजीजेस के बारे में स्टार्टिंग के चार्ट में ही, ओके। इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी जैसे बताई थी ना, वैसे ही सेम, ओके। इसके अलावा देखो मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस, जो एयर के थ्रू पास ऑन होते हैं, ओके, स्प्रेड थ्रू माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द एयर, जो एयर में ऐसे पार्टिकल्स होते हैं, जर्म्स होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, जो हमें हमारी बॉडी में इम्पैक्ट कर सकते हैं, ओके। ट्रांसमिशन, वही कोई इफेक्टेड, ऑलरेडी किसी को कुछ हुआ है, टीबी हुआ है, उससे हम बात करेंगे, एयरबॉर्न पार्टिकल्स हमारी बॉडी में भी आएंगे तो हमें भी टीबी हो सकता है, एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ, ओके। और इसके एग्जाम्पल आपको आइडिया होना चाहिए कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं, ओके, जैसे कॉमन कोल्ड, ट्यूबरक्लोसिस और निमोनिया, और ये एग्जाम्पल आप देख भी सकते हो यहाँ पे, ओके। इसके अलावा एक होते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। यहाँ पे आपने HIV के बारे में सबने सुना होगा, HIV और एड्स क्या होता है, HIV का फाइनल स्टेज, ओके, सबसे और ये कैसे फैलता है, ये इसके भी टाइप्स है। देखो अगर किसी भी व्यक्ति को, मान लो कोई एक्स पर्सन है, उसको HIV है, ओके, HIV है, अगर आप उसकी जो उसने शेव की हुई है, ठीक है, या फिर उसको कोई इंजेक्शन लगा है, अगर वो सेम इंजेक्शन आपको बॉडी में भी इंजेक्ट कर दिया जाए तो वो जो ब्लड का जो कांटेक्ट हो रहा होगा उसके थ्रू जो ब्लड पार्टिकल्स हैं वो आपके उसमें भी आ जाएंगे, बॉडी में एंटर कर जाएंगे और आपको भी एड्स हो सकता है, ओके। तो ज़रूरी नहीं है कि जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस है ये सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू ही हो, ऐसे ब्लड से भी कांटेक्ट हो सकते हैं, ओके। तो ये आपने ध्यान रखना है, इस इम्पॉर्टेंट है और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ओके। तो इसके भी आपने टाइप्स, एग्जांपल्स याद रखने हैं और आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि कैसे होता है ये, ओके। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस देख लिए। अब एक कैटेगरी आती है आपकी फॉर्माइट बॉन्ड डिजीजेस, ओके।
इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपका टाइफाइड, जो कि किससे होता है, टाइफाइड कैसे हो जाता है, काफ़ी लोगों को होता है टाइफाइड। तो कैसे होता है, कोई भी आप गंदा पानी या गंदी जगह पे ऐसे खाना खा लेते हो, ओके, कंटामिनेटेड फूड या कंटामिनेटेड वाटर कंज्यूम कर लेते हो, तो उसके चक्कर में आपको टाइफाइड हो जाता है, ओके। और कॉमन कोल्ड और इन्फ्लुएंजा इज द अनदर एग्जाम्पल। देखो ये ज़रूरी नहीं है कि कुछ खाओगे तभी होता है, कई बार होता है ना कि कुछ कपड़े होते हैं ऐसे पड़े हैं काफ़ी टाइम से, आप उनको टच करते हो, ओके, और उसके बाद साइड में रखते हो और हैंड वॉश नहीं करते और अपने हाथ ऐसे पूरे फेस पे ऐसे लगा रहे हो, ठीक है, आपको आइडिया नहीं है कि जो जर्म्स पार्टिकल उस क्लोथ में थे वो अब आपकी बॉडी पे आ गए हैं। अब आपके वो जब आप ऐसे खुद को टच भी करोगे तो वो चांसेस आर देयर कि वो आपके नोज़ के थ्रू आइज़ में ऐसे जाएंगे, तो आपके बॉडी में वो एंटर हो सकते हैं, ओके। तो उस टाइप ऑफ डिजीजेस को बोलते हैं फोमाइट बोर्न डिजीजेस, ओके। इसके थ्रू क्या हो जाता है, कोल्ड हो जाता है, इन्फ्लुएंजा और टाइफाइड हो जाता है, ओके। देखो दीज आर इन्फेक्शन स्प्रेड थ्रू इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द कंटामिनेटेड सरफेस और ऑब्जेक्ट। लाइन देख रहे हो आप कि डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है, इनडायरेक्ट कांटेक्ट होता है, अनजाने में कांटेक्ट होता है, हमें पता नहीं होता है ना कि वो जो सरफेस है उस पर ऑलरेडी जर्म्स थे। क्यों कहते हैं कि हैंड वॉश किया करो, जब भी बाहर से आते हो, घर जब भी एंटर करते हो हमेशा हैंड वॉश कर लिया करो, और ऐसे भी कहीं भी हाथ मत रखा करो सरफेस एरिया पे किसी भी। तो वो इसलिए बोलते हैं ताकि इस टाइप के डिजीजेस आपको ना हो, ओके। तो थोड़ा सा आप प्रैक्टिकलिटी को भी याद करके, थोड़ा सा ऐसे सोच के, कॉमन सेंस यूज़ करके आंसर पे आ सकते हो। अब एक कैटेगरी आती है आपकी वेक्टर बॉर्न डिजीजेस की। इसके एग्जांपल देखो, सम स्प्रेड डिजीजेस स्प्रेड थ्रू वेक्टर्स, इंसेक्ट्स के द्वारा या एनिमल्स के द्वारा, रादर देन फॉर्माइट्स। फॉर्माइट्स क्या थे, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन जो सरफेस पे या फिर किसी क्लोथिंग में ऑलरेडी जो हमने उनको टच कर लिया था, ओके, और वो उसके थ्रू हमारी बॉडी में एंटर हो गए, ओके। अब देखो जो वेक्टर बॉर्न डिजीजेस हैं ये कौन करता है, मतलब कोई ना कोई ऐसा इंसेक्ट होगा, कोई ऐसा एनिमल होगा जो उसको लेके आता है, वो डिजीजेस कैरी करता है, ओके। जैसे देखो मलेरिया, मलेरिया ट्रांसमिटेड बाय दिस एनोफ्लीज मॉस्किटो। मलेरिया किससे होता है, एनोफ्लीज मॉस्किटो से, क्योंकि ये ट्रांसमिट करता है। अब डेंगू किससे होता है, एडीज मॉस्किटो से, और टाइफस लाइस और फ्लीज से, ओके। तो ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि मलेरिया जो है वो कौन ट्रांसमिट करता है, मलेरिया कौन ट्रांसमिट करता है, एनोफ्लीज मॉस्किटो। डेंगू कौन ट्रांसफर करता है आपका, एडीज मॉस्किटो, ओके। तो ये भी आपको आइडिया होना चाहिए, ओके। इसके अलावा दो टर्म्स, एक होती है साइन और एक होती है सिम्टम्स, ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए बेसिक सी। ये क्या है, साइन और सिम्टम क्या है, अगर आपसे मैं पूछूं, देखो आप बोलते हो ना कि अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे तो आप क्या बताओगे उनको कि ऐसे ऐसे साइन आ रहे थे या सिम्टम आ रहे थे। देखो साइन इज अ डिफरेंट थिंग एंड सिम्टम इज अ डिफरेंट थिंग, अभी क्लैरिटी आएगी। देखो डेफिनेशन पे चलते हैं पहले, ओके। देखो एग्जाम्पल पे आओ पहले। साइन के सिम्टम क्या होते हैं, फीवर आ रहा है, ओके, जॉन्डिस हो गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया। सिम्टम देखो हेडेक है, फटीक है, नोजिया है, ओके। अब देखो सिम्टम्स क्या होते हैं, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस रिपोर्टेड बाय द पेशेंट, और साइन क्या होता है, ऑब्जेक्टिव मेजर्ड इंडिकेशन ऑफ अ डिजीज ऑब्जर्व्ड बाय अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल। यानी कि जब आप घर पे बैठे हो, आपको हेडेक हो रही है, आपको फटीक हो रही है, आप बहुत ही लेजी फील कर रहे हो, तो वो क्या होते हैं, सिम्टम्स होते हैं। वो क्या होते हैं, सब्जेक्टिव इन नेचर होते हैं, आप उनको प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर सकते। फिर आप जाते हो डॉक्टर के पास, डॉक्टर के पास जाते हो, उनको बताते हो अपने सिम्टम कि मेरे सर दर्द हो रही है, मुझे फटीक, मुझे बहुत थकान महसूस हो रही है, और वो डॉक्टर क्या बताते हैं, वो बताते हैं फिर किस डिज़ीज़ के साइन है, ये किस डिज़ीज़ के साइन है। जैसे आज की अगर मैं डेट की बात करूँ तो विटामिन B12 की सब में कमी हो चुकी है, और विटामिन D की। तो क्या होता है, इससे हमें बहुत ज़्यादा लेजीनेस आती है, हम किसी काम को करने में बहुत ही ज़्यादा लेज़ी फील करते हैं। तो उससे क्या होता है, हम डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर को अपने सिम्टम्स बताएंगे, और डॉक्टर हमें B12 के जो टैबलेट्स होती हैं वो कंज्यूम करने को दे देंगे कि ये खाओ, ओके। तो देख रहे हो, हमें पता होते हैं सिम्टम, डॉक्टर क्या बताता है, साइन। यही डिफरेंस है कि थिन लाइन डिफरेंस होता है बहुत, ओके। तो थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। इसके अलावा एक टर्म आती है इन्फ्लेमेशन।
क्या है ये इन्फ्लेमेशन? देखो, इन्फ्लेमेशन इज ए नेचुरल डिफेंस mechanism triggered by the immune system in response to infection, injury or harmful stimuli. अब एक टर्म आ गई आपकी स्टिमुलाई. व्हाट इज स्टिमुलाई? स्टिमुलाई यानी कि जो आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, उस टर्म को बोलते हैं हम स्टिमुलाई. ओके, ये हम बायो में पढ़ते हैं. देखो, इन्फ्लामेशन यानी कि आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम एक्टिव हो गया है. जैसे ही आपके अंदर कोविड-19 का एग्जांपल लेते हैं, जैसे ही कोविड-19 का वायरस आपकी बॉडी में एंटर करता है ना, जो तो आपके जो विटामिन नहीं, WBC होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स, वो एकदम से एक्टिव हो जाते हैं. उनको पता चल जाता है कि बाहर से कोई फॉरेन पार्टिकल ऐड ऑन हुआ है, कोई बाहर से फॉरेन वायरस आया है बॉडी में, और आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो एक्टिव हो जाता है. ओके, तो यही है टर्म इन्फ्लामेशन, यानी कि इट इज अ नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म, ट्रिगर्ड हो जाता है बाय इम्यून सिस्टम. ओके, इन रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन, इंजरी और हार्मफुल स्टिमुलाई. व्हेन पैथोजन और इशू डैमेज अकर, द इम्यून सिस्टम सेंड स्पेशलाइज्ड सेल्स, कौन से? वाइट ब्लड सेल्स, टू अफेक्टेड एरियाज टू एलिमिनेट माइक्रोब्स एंड इनिशियल हीलिंग. ओके, आपको पता है WBC को क्या बोलते हैं हम? सोल्जर ऑफ द बॉडी. वाइट ब्लड सेल्स, इनको क्या बोला जाता है? सोल्जर्स ऑफ द बॉडी, यही बोलते हैं ना. और इनका लाइफ स्पैन कितना रहता है? लाइफ स्पैन पेपर में क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट, 3 से 4 दिन का रहता है. ओके, RBC की बात करूं अगर मैं, रेड ब्लड सेल का, उसका कितना रहता है? 120 डेज. उसके बाद वो रिन्यू होते रहते हैं, बनते रहते हैं नए नए. ओके, तो ये टर्म आपको आइडिया होना चाहिए व्हाट इज इन्फ्लेमेशन. अब प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट, अगर आपको डिजीज हो गया या कुछ भी है तो आप उसको कैसे ट्रीट करोगे? ऑब्वियसली प्रॉपर मेडिकेशन लेके, दवाइयाँ खा के प्रॉपर, या प्रॉपर अपना लाइफस्टाइल चेंज करके, हेल्दी एक्सरसाइज करके, हेल्दी खाना खा के, ओके, प्रॉपर न्यूट्रिशन डाइट फॉलो करके. तो वही सब चीज़ें आपने यहाँ पे बतानी होती हैं. ओके, अब एक और टर्म आती है, व्हाट आर एंटीबायोटिक्स. कभी गले दर्द हुआ है ना, गला दर्द हुआ है, तो बोलते हैं ना कि एजिथ्रोमाइसिन ले लो, और बोलते भी हैं कि एंटीबायोटिक्स खा लो, एंटीबायोटिक्स का कोर्स कर लो, 3 दिन का या 5 दिन का, बोलते हैं ना. तो क्यों बोलते हैं? ये होते हैं एंटीबायोटिक्स. क्या होते हैं? केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई, दैट किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ पैथोजन. जो आपकी बॉडी में फॉरेन पैथोजन्स आ गए हैं, आप एंटीबायोटिक्स को कंज्यूम करके उनकी ग्रोथ को रोक सकते हैं और उनको ख़त्म कर सकते हो. दैट्स वाई वी कंज्यूम एंटीबायोटिक्स. इसके एग्जाम्पल पेंसिलिन, ठीक है. अब चैलेंजेस विद वायरसेस, इससे पहले मैं आपको एक और टर्म बताती हूँ. एंटीबायोटिक्स से आपने पढ़ा होगा एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में, AMR. क्या होता है ये? एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस. ये काफ़ी न्यूज़ में है. क्यों है? क्योंकि आज की डेट में हर इंडियन हाउस होल्ड में सब डॉक्टर बने हैं. कुछ भी होता है गूगल सर्च करेंगे, बोलेंगे अरे ये वाली मेडिसिन खा लो, ये वाली मेडिसिन खा लो. बोलते हैं ना, घर में कुछ भी होता है, अच्छा ये सिम्टम है, ये खा लो. तो इससे क्या हो रहा है? इससे क्या हो रहा है कि हम जो मेडिसिन खा रहे हैं बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के खा रहे हैं, उनसे पूछे बिना खा रहे हैं. तो क्या हो रहा है कि जो हमारी बॉडी में फॉरेन सब्सटेंसेस एंटर कर रहे हैं, वो उस दवाई को लेके रेजिस्टेंस बना रहे हैं, मतलब इम्यूनिटी बना रहे हैं. मतलब दोबारा हम अगर वो दवाई खाएंगे तो वो उस पर कोई असर नहीं करेगी. एग्जाम्पल के तौर पे समझाती हूँ. टीबी होता है किसके थ्रू? एक बैक्टीरिया के थ्रू, राइट. ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरियम इज द बैक्टीरिया, ओके, उसका नाम है. तो टीबी के जिस भी पर्सन को टीबी होता है उसका वेट लॉस हो जाता है, सबको पता है, इम्यूनिटी वीक हो जाएगी. और जब भी किसी को टीबी होता है उसको 6 से 8 महीने की मेडिसिन दी जाती है और बोला जाता है कि 6 से 8 महीने ही खानी है मेडिसिन और पूरा कोर्स कंप्लीट करना है. लेकिन लोग क्या करते हैं, 3 महीने तक मेडिसिन खाएंगे, उसके बाद वो छोड़ देते हैं. उनको लगता है कि अब मैं टीबी मुक्त हो गया हूँ, मुझे टीबी नहीं है, अब मैं ठीक हो गया हूँ, प्रॉपर ठीक हो गया हूँ. जबकि वो ये भूल जाते हैं कि वो जो दवाइयाँ खा रहे हैं उसका असर ख़त्म हो जाएगा कुछ टाइम बाद, क्योंकि वो जो अंदर उसके बैक्टीरिया था वो उस दवाई के अगेंस्ट अपनी इम्यूनिटी बना चुका होगा. अब फिर वो 6 महीने बाद दोबारा डॉक्टर के पास जाते हैं कि मेरे को तो टीबी ठीक हो गया था लेकिन फिर से हो गया है. तो फिर डॉक्टर उसको और स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ देते हैं
और स्ट्रॉन्ग मेडिसिन देते हैं, क्योंकि उनको बोला जाता है कि जो आप पहले मेडिसिन नॉर्मल खा रहे थे आपने वो बीच में छोड़ दी है, अब आपको स्ट्रॉन्ग मेडिसिन कंज्यूम करनी पड़ेंगी, क्योंकि अब आपकी बॉडी में जो वो बैक्टीरिया था उसने उस दवाई से के खिलाफ लड़ने के लिए अपनी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ा दिया है। ओके, तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है AMR का, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का। ओके, तभी कहा जाता है कि बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना मेडिसिन कभी कंज्यूम नहीं करनी चाहिए। ओके, ऑलवेज कंसल्ट द बेस्ट, तो ये ध्यान रखना आपने। ओके, एक टर्म आती है प्रिजर्वेशन की। प्रिजर्वेशन आपने पढ़ा होगा, देखो पीछे देखो, इधर लिखा होगा ये भी टर्म देखो पहले। चैलेंजेस विद वायरसेस यूज करते हैं होस्ट, क्योंकि जो वायरस है ना ये तो ना लिविंग कैटेगरी में आता है ना ही नॉन लिविंग की कैटेगरी में आता है, ये बीच वाली कैटेगरी में आता है वायरस, याद रखना है हमेशा। होस्ट यूज करता है ये होस्ट सेल को फॉर रेप्लिकेशन, मेकिंग देम हार्डर टू टारगेट। इसलिए कोविड-19 की वैक्सीन बनाने में दिक्कत आ रही थी। ओके, क्योंकि ये रेप्लिकेट बहुत फास्ट होते हैं और ये हमेशा एक होस्ट सेल को यूज करता है रेप्लिकेशन के लिए। ओके, और एंटीवायरल ड्रग्स आर मोर कॉम्प्लेक्स टू डेवलप देन एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स, ये हमेशा आपने याद रखनी है स्टेटमेंट। इसके अलावा इसके अलावा कुछ टर्म्स हैं जैसे प्रिजर्वेशन, ये देखो इसको पहले रीड करो क्या लिखा है। प्रिवेंशन इज मोर इफेक्टिव देन ट्रीटमेंट ड्यू टू 3 की लिमिटेशंस। आपने एक प्रोवर्ब सुनी होगी, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, पढ़ा होगा, सुना भी होगा। प्रिवेंशन सुना होगा, इनकम्प्लीट रिकवरी, टाइम कंज्यूमिंग ट्रीटमेंट, रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन, वेज टू प्रिवेंट इन्फेक्शियस डिजीजेस, मेंटेन हाइजीन। ये क्या लिखा है? प्रिवेंशन मतलब हमेशा, जो मैंने अभी आपको AMR के बारे में बताया, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में, तो ये यही चीज़ बता रही है कि हमेशा दवाई जो है डॉक्टर से पूछ के कंज्यूम करो, हाइजीन का बेसिक ध्यान रखो, फूड न्यूट्रिशन कंज्यूम करो जब भी आप बीमार हो, है ना, और हमेशा हेल्दी फूड कंज्यूम करो, और अपना जो सराउंडिंग है उसको भी क्लीन रखो। ओके, और यूज सेफ ड्रिंकिंग वाटर ऑब्वियसली, तो ये सभी वहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, थोड़ा सा बेसिक है। अब एक टर्म और आती है आपकी इम्यूनिटी। व्हाट इज इम्यूनिटी? इम्यूनिटी इज द बॉडीज एबिलिटी टू रेजिस्ट इन्फेक्शन। ओके, ये सबने देखा होगा। RBC और WBC के बारे में जैसे मैंने आपको डिटेल में अभी बताया ही था, ठीक है। ये इसके बारे में लिखा है, क्या करता है ये? डिटेक्ट एंड डिस्ट्रॉय करता है फॉरेन पार्टिकल्स को, और मेथड क्या है? प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज ये बनाता है। इसके अलावा इम्यूनाइजेशन क्या है? इम्यूनाइजेशन ड्राइव के बारे में भी सबने सुना होगा, मिशन इंद्रधनुष के बारे में। ओके, ए प्रोसेस दैट आर्टिफिशियली स्टिमुलेट इम्यूनिटी बाय इंट्रोड्यूसिंग अ वैक्सीन। ओके, वैक्सीन क्यों लगाते हैं? इसीलिए लगाते हैं, आर्टिफिशियली इम्यूनिटी बिल्डअप करने के लिए। ओके, बस यही ध्यान रखो आप। इसके अलावा वैक्सीनेशन, ये सभी को पता है, वैक्सीनेशन इज वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। सबसे पहली डिस्कवरी स्मॉल पॉक्स की वैक्सीनेशन की किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। ओके, एडवर्ड जेनर ने, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके अलावा देखो, ये मैंने एग्जाम्पल दिए हैं कुछ, जैसे मलेरिया, एड्स, ये इसके कोजिंग एजेंट क्या है? ये किसके थ्रू होता है? मलेरिया होता है आपका प्रोटोजोआ के थ्रू, एड्स होता है आपका HIV वायरस के थ्रू। ओके, और साइन और सिम्टम, अब आप साइन और सिम्टम में डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए कि साइन क्या है और सिम्टम क्या है। आप क्या बताते हो डॉक्टर के पास? अभी आप घर पे हो तो आप क्या बताओगे? अपने बॉडी के सिम्टम बता रहे हो कि मुझे हेडेक हो रहा है, नोजिया हो रहा है, फटीक हो रही है ना। और जो डॉक्टर होते हैं वो क्या बताएंगे आपको? साइन बताएंगे कि कौन सा डिजीज़ है। ओके, तो ये आपको आइडिया होना चाहिए कि जब भी किसी पर्सन को एड्स की बीमारी हो चुकी है तो उसकी बॉडी में क्या चेंजेस आएंगे, क्या सिम्टम्स और क्या साइन होंगे। क्या होता है? एड्स जिसको भी होता है उसका क्या, इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, इम्यूनिटी खत्म हो जाती है, जो WBCs है ना वो बनने बंद हो जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं लिटरली। और वो इंसान जिसको एड्स हो गया, HIV होता है पहले, उसके फाइनल स्टेज होती है एड्स, ये भी ध्यान रखना है। और उसके बाद बंदे, उस इंसान को अगर थोड़ा सा कोल्ड भी हो जाए ना तब भी उसकी मौत हो सकती है। तो इतना खतरनाक है ये एड्स, क्योंकि ये आपकी बॉडी की इम्यूनिटी ही ख़त्म कर देता है। ओके, मलेरिया से क्या होता है? फीवर हो जाता है। ओके, आपको बहुत ही ज़्यादा ठंड फील होती है विद चिल्स, और हेडेक होती है, मसल जॉइंट्स पेन होती है। ओके, तो ये आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा डेंगू,
डेंगू भी काफ़ी बड़ा इशू है आज की डेट में। तो इससे भी क्या होता है, हाई फीवर हो जाता है, फीवर होता है और ब्लीडिंग और जॉइंट्स पेन, ओके, ये सारा। और हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस से क्या, इन्फ्लामेशन हो जाती है कहाँ पे, लीवर में, लीवर में इन्फ्लामेशन हो जाएगी। और हेपेटाइटिस के भी टाइप्स हैं, A B C D E, राइट। और आपको पता होना चाहिए किसकी वैक्सीन अवेलेबल है और किसकी नहीं है, ओके। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। और ये भी वायरस के थ्रू होता है, इसमें भी क्या होता है, फीवर, फटीग, नोजिया, वॉमिटिंग, ओके, जॉन्डिस भी हो जाता है। और टाइफाइड, टाइफाइड सैल्मोनेला टाइफी के थ्रू होता है, ओके, कॉजिंग एजेंट ये है। इसमें भी क्या होता है, आपका फीवर वगैरह आपको फील होने शुरू होता है। और ट्यूबरक्लोसिस का जैसे मैंने आपको डिटेल में बताया था, किसके थ्रू होता है ये, कॉजिंग एजेंट क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, बैक्टीरिया के थ्रू होता है ये भी। और इसमें भी आपको कफ देखने को मिलता है, ओके, कई बार कफ में ब्लड भी आता है, ओके, और वेट लॉस हो जाता है, फटीक। और एक होता है काला आजार, ये होता है लिशमैनिया डोनोवेनी के थ्रू, कॉजिंग एजेंट है ये। और इसका आपने बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में कि हमने काला आजार को ख़त्म करने का टारगेट ईयर क्या रखा है इंडिया ने, और WHO का क्या है। सेम गोज विद ट्यूबरक्लोसिस। निश्चय पोर्टल आप सभी को पता होगा, ट्यूबरक्लोसिस से रिलेटेड है। और आपने भी मुझे एलिमिनेशन ईयर बताना है कि इंडिया ने कब तक सोचा है कि टीबी को ख़त्म करेगा जड़ से, और WHO का टारगेट भी। तो ये आपका होमवर्क है, ओके। तो होपफुली आपको जो आज का सेशन था वो हेल्पफुल लगा हो, इम्पॉर्टेंट लगा हो, ओके। नेक्स्ट सेशन में अगले वीक मैं आपको लिस्ट करवाऊंगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगी बैक्टीरिया के थ्रू कौन से डिजीजेस होते हैं, वायरस के थ्रू कौन से होते हैं, ताकि आपका पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जो अपना टॉपिक है वो कवर हो जाए और आपको फ्यूचर में भी हेल्प मिले। और ये थोड़ा बहुत आइडिया भी होना चाहिए हमें डे टू डे लाइफ में भी, ओके। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी हो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। और आपसे जो मैंने क्वेश्चन पूछे हैं वो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके दोगे, ओके। ज़रूर बताना है कि एलिमिनेशन ईयर इंडिया का क्या है टीबी को एलिमिनेट करने के लिए और काला आजार को एलिमिनेट करने के लिए। और WHO का भी आपने मुझे टारगेट ईयर बताना है। सो थैंक यू वेरी मच, ओके। फिर मिलते हैं आपसे जल्दी ही। थैंक यू सो मच।